मेजर शर्मा को शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था। वाकई उसने घबराहट में ये आर्डर दिया था। इट्स ओके ओके। कर्नल वाडा भी दूसरे ही लम्हे नॉर्मल हो गया। अब मेजर शर्मा उसकी तरफ देखकर अगले हुक्म का इंतजार कर रहा था। बॉर्डर पर रेड अलर्ट रखो, कंपनी हेडक्वार्टर से रिजर्व्स को निकालो और उनको मुख्तलिफ टोलियों में इर्द गिर्द के देहातों की तरफ फैलाओ। इस इलाके में मौजूद तमाम एजेंसियों को सावधान कर दो, तमाम रोड्स ब्लॉक कर दो। रेलवे स्टेशन पर तुम खुद पहुंचो, मैं हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ। मुझे 1 मिनट की रिपोर्ट दो। किसी भी गैर मामूली नक़्ल हरकत का सख्ती से नोटिस देना। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल परवाह नहीं करना। डोंट मिस इट मेजर शर्मा। डोंट मिस दिस गोल्डन चांस। अगर ये शख्स हमारे हाथ से निकल गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ओह थैंक गॉड, बैठे बिठाए गॉड गिफ्टेड तोहफा मिला था और हम उसे ज़ाया कर देंगे। ओह डैम इट। उसने अपनी छोटी सी छड़ी को दाएं टांग पर मारा और जीप की तरफ चल दिया। मेजर शर्मा दूसरी जीप में कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा था। वो वहां मौजूद तमाम जवानों को परेड ग्राउंड में जमा होने का हुक्म दे रहा था। थोड़ी देर बाद ही कंपनी हेडक्वार्टर में बीएसएफ की रिजर्व कंपनियों के जवान जो अपनी बैरकों में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे, अचानक स्टैंड बाई सायरन की आवाज़ पर उठकर अपनी यूनिफॉर्म पहनने लगे। बमुश्किल 5 मिनट बाद करीबन 150-200 जवान मुकम्मल तैयारी की हालत में परेड ग्राउंड में मौजूद थे, जिसको सर्च लाइटों से दिन में तब्दील कर दिया गया था। बीएसएफ के कंपनी कमांडर के साथ मौजूद मेजर शर्मा जवानों को खतरनाक घुसपैठे की इस इलाके में मौजूदगी की इतला देने के बाद उन्हें हदायत दे रहा था कि वो हर मुमकिन तरीके से उसे जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करें। अगले 5 मिनट में उन जवानों को मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में आपने मुंतखब करदा इलाके की तरफ रवाना कर दिया। दूसरी तरफ कर्नल वाडा की तरफ से इस एरिया में ऑपरेट करने वाली तमाम सिविल और फौजी इंटेलिजेंस एजेंसियों को रेड अलर्ट जारी हो चुका था। सुबह काजिब की रोशनियां फूटने तक जमशेद ने बड़ी अहम कामयाबी हासिल कर ली। वो कंपनी हेडक्वार्टर के रेजिडेंशियल एरिया तक पहुंच गया था। ये कॉलोनी सिर्फ बीएसएफ के शादीशुदा मुलाजमीन के लिए वक्फ थी और यहाँ 100 से ज़्यादा मकानात एक खूबसूरत तरतीब से बनाए गए थे। इस कॉलोनी से मलका एक और इमारत ज़ेरे तामीर थी, जिसका कॉलोनी से करीबन 1 फरलांग का फासला था और मजीद 1 फरलांग दूर एक जंगल दिखाई दे रहा था। शायद ये जंगल किसी खास मकसद के लिए बनाया गया था। गो कि ये गैर कुदरती जंगल था, लेकिन बिलाशुबा ये इस इलाके का सबसे बड़ा जंगल था, जो बादी नज़र में बहुत घुना दिखाई दे रहा था। ज़ेरे तामीर इमारत के मजदूर शायद आज छुट्टी पर थे, या फिर कोई और बात थी कि वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जमशेद को याद आ गया आज इतवार का दिन था, जो मकामी छुट्टी होती है, और इस बिल्डिंग के मजदूर ने भी शायद आज छुट्टी की हुई थी। उसने एक लम्हे के लिए अपने सामने खुद को छुपाने के लिए 2 ऑप्शन रखे। एक तो बीएसएफ की रिहायशी कॉलोनी थी, दूसरा ऑप्शन ये ज़ेरे तामीर इमारत, जो इमारत से ज़्यादा ब्लॉक का मंजर पेश कर रही थी। दूसरे ही लम्हे उसने ज़ेरे तामीर इमारत को मुंतखब किया और अब उस तरफ गामजन था। सूरज की कपकपाती रोशनियों ने पलक झपकते सहराई इलाके की ठंडी सुबह को निगल लिया और जैसे ही नहर पर बरसता सूरज देवता आसमान पर नमदार हुआ, जमीन पर बिछी रात की बारिश सूखने लगी। जमशेद ने इस इमारत की ऊपर वाली मंजिल के कोने वाले कमरे में पनाह ली थी, जिसमें काट कबाड़ धरा था। गत्ते के कुछ डब्बे जमीन पर बिखरे हुए थे और एक तरफ लकड़ियों का अंबार लगा था, जिसके साथ सीमेंट की बोरियां और रेत का छोटा सा ढेर भी मौजूद था। बगैर खिड़की और वाहिद दरवाजे वाले इस कमरे को, जो शायद इस ज़ेरे तामीर इमारत का स्टोर रूम भी था, उसने गोशे नुमा जन्नत जानकर ही मुंतखब किया था, क्योंकि इस तरफ आने वाले को 3-4 कमरों से गुजरकर और लकड़ी के इस दरवाजे को खोलकर अंदर आना पड़ता था, जो कमरे के बाहर लगा था।
जमशेद ने इस दरवाजे के पीछे एहतियातन लकड़ी की 3-4 खाली पेटियां भी रखी थीं ताकि अचानक दरवाज़ा खुलने की सूरत में आवाज़ पैदा होने से वो होशियार भी हो जाए। उसके पास सोचने और फिक्र करने के लिए यूं तो बहुत से मौज़ूआत थे, लेकिन जमशेद ने फिलवक्त रात का मुसलसल भागदौड़ और बारिश में भीगे कपड़ों में मलबूस अपने जिस्म को कुछ देर के लिए आराम देना ज़रूरी समझा। उसने अपनी पतलून और कमीज उतार कर गत्ते के इन डब्बों पर फैला दी जो सूरज की रोशनियों को बराह रास्त जद में थे, और खुद गत्ते के डब्बे फाड़कर उन्हें बिस्तर की शक्ल देने के बाद उसने धोबी घाट से चुराई बीएसएफ की वर्दी को सरहाने की शक्ल दे दी। खुद को हालत के रहम करम पर छोड़कर लंबी तान कर सो गया। 2-2.5 घंटे तक वो गहरी नींद सोता रहा, फिर अचानक हड़बड़ाकर उठ गया। नींद में भी उसके हिसास कानों ने कुछ ट्रकों की आवाजें सुन ली थीं। बिजली की सी फुर्ती से उसने अपने पसीने में तैरते जिस्म को कपड़े पहनाए और चौकना होकर बैठ गया। ट्रकों की आवाजें कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ से आ रही थीं। कमरे पर छत डालने के लिए उसकी दीवारों में लकड़ी के बाले फंसाए गए थे। सुराखों की मदद से उसने ट्रकों की सिमत का अंदाजा कर दिया था। ये 3 ट्रक थे जो सीधे इस बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। एक लम्हे के लिए भी उस पर घबराहट तारी नहीं हुई। उसने बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले चींटी के तरह पंजों पर चलकर सारी इमारत का जायजा ले लिया था और किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में फरार के रास्ते को ज़हन नशीन कर चुका था। सुराग से दूरबीन का काम लेते उसने अपनी नजरें ट्रकों पर ही गाड़ रखी थीं जो अब इस इमारत के बहुत नजदीक आ गए थे, और फिर एक एक करके वो इमारत से मुल्का सड़क से जंगल की तरफ चले गए। लेकिन एक परेशान कुन सवाल उसके लिए छोड़ गया। उसने 2 ट्रकों में बीएसएफ और आर्मी के जवानों को और आखिरी ट्रक में 15-20 सिविलियन को देखा था। अगर उसकी नजरें उसे धोखा नहीं दे रही थी और वो होशो हवास में था, तो इस आखिरी ट्रक के तमाम सवारों का ताल्लुक उसके अपने मुल्क से था। उसने इन ट्रकों को खसूसी किस्म के पहनावे से पहचान लिया था और उसे अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी थी कि उनका ताल्लुक किस जमात से हो सकता था। इस बात का सीधा मतलब तो यही निकलता था कि जरूर इस मसनूई जंगल में ही इन लोगों ने अपना तरबीती मरकज बना रखा था, जहां से वो तखरीबकारों को तैयार करके पाकिस्तान की सरहद में दाखिल किया करते थे। कैप्टन जमशेद का गुस्से से खून भी खोलने लगा था और उसे इन बेचारे तखरीबकारों पर रहम भी आ रहा था। एक तरफ तो ये लोग भारतीय प्रोपेगेंडा और अपने गुमराह लीडरों का शिकार होकर दुश्मन के हाथ में कठपुतली बने उसके इशारों पर बंदरों की तरह नाच रहे थे, और दूसरी तरफ उनका दुश्मन था जो इतना मक्कार था कि इन गद्दारों को अपने पालतू कुत्तों जितनी अहमियत देने के लिए भी तैयार नहीं था। उसने इन बदबख्तों को सरहद से 15-20 मील दूर ही रोक लिया था और उसे आगे अपने वतन में भी घुसने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि उसने इन गद्दारों को सिर्फ इस्तेमाल करना था, उन्हें अपने रिश्तेदार नहीं बनाना था। अब वो उस खुली खिड़की के एक कोने से सर टिकाए इन ट्रकों को जंगल में दाखिल होता देख रहा था। फिर ट्रक उसकी नज़रों से ओझल हो गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।